चलो, आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग अगेन। आपने होमवर्क किया ऐसी उम्मीद है, और ये assumption में मैं आगे का डिस्कशन दे रहा हूँ। होमवर्क में अपन ने देखा कि चैप्टर किधर ले जाने वाला है, या एग्जैक्टली हम इस पूरे सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब चीजें बताइए आपको। बराबर है क्या? आवाज आ रही है क्या अभी तक? ठीक है, वॉल्यूम ठीक है क्या? क्या ऊपर करना है? ठीक है, ठीक है। कम लगा तो बता दो। चैप्टर किधर लेके जाएगा, या ये चैप्टर आपका गाइडलाइन है कि पूरे सिलेबस में क्या क्या है वो बता रहा है। ठीक है, पहले क्या बोला? कोई भी डिसीजन लेते, कोई भी, अरे कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के फ्रीज करते हैं, या मेरे मन को भाया और कर दिया बस, राडा। सोच के करते हैं ना? तो सोच, सोच डेवलप कहाँ से होती है? सोच डेवलप कहाँ से होती है? एजुकेशन से। अरे कुछ थ्योरीज तुमने पढ़े होंगे, किसी के प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, घर वालों ने तुमको सिखाया होगा बेटा उसको ऐसा नहीं करने का, बड़ों से बात करते समय अच्छे से बात करने का, सर जब आंसर पूछते तो खड़ा रह के आंसर देने का, है ना? एजुकेशन का रिफ्लेक्शन है ना ये सब चीज। वैसा ही कोई भी डिसीजन मेकिंग ये तुम्हारे एजुकेशन का रिफ्लेक्शन रहता है, या फिर वो जो थॉट प्रोसेस चलता है उसमें तुम जो ताकत लगाते हो तुम्हारे दिमाग की, वो एजुकेशन से ही आई। क्लियर है क्या? तो कोई भी डिसीजन लेने का, छोटा हो या बड़ा हो, सादा छोटा सा अप्सरा का इरेजर भी खरीदने जाता तो चार चीजें देखेंगे, वो वाला बताना, ग्रीन कलर, नहीं अप्सरा का ही अच्छा है। वहां पे भी करते हो ना ऐसा? मतलब 5 रुपीज का चीज लेना है, फिर भी तुम्हारा दो चीजें चेक करके ही लेते हो। तो बिजनेस के डिसीजंस, बोलने मतलब ऐसे, मैं 2 बार बोलता हूँ, तीसरी बार कर देता हूँ, खत्म। उसके बाद में नो मर्सी। मैं जितना प्यार से लेता हूँ, जितना शांत से, तब तक अच्छा है। सो नो मर्सी होता है मेरे केस में, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारे चांसेस दिए होते हैं। बेटर है जब जब नजर चले तब करो, ना मजाक नहीं बुला, बीच में बोलूंगा नहीं। तो बिजनेस के बड़े बड़े डिसीजंस ऐवे ही मन में आएंगे तब ले लेंगे, या कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस लगा के करना पड़ेगा। थॉट प्रोसेस करके ही करना पड़ेगा। वही चीज आपको दी है, एक वो फूड प्रोडक्ट का है। होमवर्क क्या है? ऐसे क्यों दिया? है ना? रामा स्वामी कुछ तो भी है वो, होमवर्क। हाँ, किया गया होमवर्क। हाँ, चलिए। क्या है केस स्टडी? वो केस स्टडी जैसा है वो एक, क्या है उसमें? नया ड्रिंक लॉन्च करने का क्या क्या थॉट दिया आप लोगों ने? मतलब ऑलरेडी थम्स अप है, पेप्सी है, कोको कोला है, उसके बाद मतलब उनके कितने आते हैं वो भी पूरे पता नहीं है अपने को। इनफैक्ट ये भी पता नहीं है कोकन थम्स अप भाई भाई, और पेप्सी कंपटीटर, ये मालूम है क्या? ये तो पता होगा ना, कोकन थम्स अप इज सेम ना, एक ही कंपनी का बच्चा है ना। फिर सेवन अप एक जगह पे है, और ड्यू एक जगह पे है, स्प्राइट एक जगह पे है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही बताएंगे है ये सर। चीजें? क्या बोलते हैं इसको? ब्रांड रिकॉग्निशन, यही है ना कंसेप्ट। तो ये सब चीजें तुमको पता होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारा जो प्रोडक्ट, अभी सॉफ्ट ड्रिंक तुम लॉन्च कर रहे हो, अभी समर आ रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन ये जो थॉट प्रोसेस है, अब समर आ रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करते हैं, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, क्या प्राइसिंग रखना है, ये सारे डिस्कशन हो रहे क्या उसमें? क्या वो चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारा डिस्कशन हो रहा है उसमें। क्लियर है या नहीं है? एंड होल ऑफ द डिस्कशन इज अराउंड सिंगल प्रोडक्ट। दुनिया की बातें कर रहे क्या? नहीं, सिर्फ अपने मतलब की बात कर रहे। किसके? अपने। मतलब एक छोटी सी चीज पर अपन इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर ये क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की बारीक चीज पे अच्छा खासा डिस्कशन कर लेना, या हमारा फोकस लिमिटेड चीज पे,
बोकन इफेक्ट पता है क्या तुमको? पोर्ट्रेट, कैमरा में पोर्ट्रेट मोड आता है, उसमें बोकन इफेक्ट आता है। बोकन इफेक्ट बोले तो क्या, कि जितना, हाँ, ब्लर हो जाता है, फोटो अच्छी दिखती ना। वैसा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिस चीज पे फोकस करना है उतनी ही चीज पे फोकस करना है, बाकी की चीजें हटाओ साइड में, सिर्फ उस चीज पे फोकस करो जो तुम्हारे डिस्कशन का पार्ट है। क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी क्लियर है क्या? तो माइक्रो से, माइक्रो मतलब, समझ गए ना, कि इंडिविजुअल चीजों पे बात होगी, वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। डन। उसके बाद दुनिया की चिंता है अपने को, कैसा होगा भगवान दुनिया का, बच्चे जैसा मेरे को चिंता रहती है ना, बच्चे कैसे पबजी वगैरह, पबजी बंद हो गया, फिर फ्री फायर आया, फिर और कोई तो भी आया, आते रह गए। टिकटॉक गया तो वो टक टक आ गया, मालूम है ना टक टक आया वाला, टक आट, मालूम, मालूम। तो क्या, क्या तनिष? अच्छा, तो और कृपया करके एक चीज जरूर करना क्लास में, क्लास में कि किसी और पर्सन पे कमेंट पास मत करना। एक चीज का ध्यान रखना, तुमको नहीं पता तुम्हारे बाजू में बैठा वाला कितना सेंसिटिव है या सेंसिटिव नहीं है, उस कमेंट को वो कितना हल्का लेगा या दिल पे लगा के लेगा। तो कृपया करके पर्सनल कमेंट्स मत पास करो, माइक्रो कमेंट्स पास नहीं करने, मैक्रो करो। मैं आपकी मजाक उड़ा रहा, तुम्हारे नहीं उड़ा रहा, मैं ओवरऑल मजाक उड़ाया। पबजी खेलते बच्चे, बच्चे मतलब सब, तुम भी बाहर वाले भी सब बच्चे। तो पर्सनल कमेंट्स अवॉइड करें, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? आगे, और मैं अगर हंसी मजाक करूँ तो वो भी दिल पे मत लगा के लेना, वो सिर्फ क्लास की एनवायरनमेंट को थोड़ा हल्का फुल्का रखने के लिए, गर्मी के दिन है, हल्का फुल्का रखने के लिए किए जाते हैं, दिल पे लगा के मत लेना। चलो, और मैक्रो वाले पार्ट सर में पूरी दुनिया भर की बातें होती है, जैसा इंडिया का जीडीपी कितना है, जीडीपी कितना है, ऐसी जब बात होती है, या इंडिया में जॉब्स कितने अवेलेबल है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। क्लियर है क्या? और कोई तुमसे पूछे तू क्या कर रहा है आजकल, क्या आंसर देता? काहे की? सब सब्जेक्ट। अरे मैं नहीं पूछ रहा, ऐसा तेरे रिलेटिव तेरे से पूछ रहे हैं, अब बता। सीए कर, रिलेटिव है ना, माइक्रो अप्रोच पे थोड़ा भरोसा ज्यादा रखता है, पकड़ते एक एक को, एक एक बच्चे को इंसल्ट करने के हिसाब से। देखना होगा तुम्हारे से, क्या कर रहा है, सीए कर, कब से कर रहा है? अरे अभी तो चालू किया है। अच्छा, 4 साल बाद पूछेंगे क्या कर रहा है, सीए फाइनल में। अरे तब भी तूने सीए ही बोला था, अब भी वही बोला। अरे भैया, सीए फाउंडेशन फाइनल में डिफरेंस है कि नहीं है? तो दे बिलीव ऑन माइक्रो अप्रोच, और बहुत ध्यान दे के रखते हैं। आज रिजल्ट से बता, बाई चांस आ सकता है एक आधे रिलेटिव का फोन, अरे वो फाउंडेशन का रिजल्ट लगा, तूने दी थी क्या एग्जाम, ऐसा पूछेंगे वो। तूने दी थी क्या, तुमने बोला हाँ, क्या है रिजल्ट? माइक्रो अप्रोच। और मैक्रो, जब इंस्टीट्यूट सारे बच्चों का परसेंटेज डिक्लेयर करता है कि सीए फाउंडेशन में 10,000 बच्चे बैठे थे और 2,000 बच्चे पास हुए, ये मैक्रो। 20% ज्यादा बोल दिया हमने, 10% वो भी ज्यादा है, 7-8% जस्टिफाई, मतलब 10,000 में से 7%, मतलब 700 बच्चे पास होते सर, फाउंडेशन नहीं लेकिन इंटरमीडिएट या फाइनल। ठीक है, डन। उसके आगे क्या है? सर फिर नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स ब्रॉडर टर्म है देन इकोनॉमिक्स थ्योरीज। जैसे आपने मैक्रो अप्रोच, एम आई अप्रोच देखा, और एम ए अप्रोच देख रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक्स के थ्योरीज है, इन दोनों का संगम आपको करना है। सॉरी, इन दोनों का संगम आपको करना है। मेजोरिटी ऑफ द एरिया ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, आपके पास वो राजू भैया का लिखा है क्या चार्ट? उनकी शॉप इंटरनल वाला है, निकालो, निकालो। सर
राजू भैया का शॉप लिखा था, शॉप के अंदर का एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लिखा है क्या? देखो, जिन लोगों ने नहीं लिखा है अभी लिख ले। यूनिट सर हेलो सर हेलो हेलो 1 2 3 1 2 स्क्रीन में नेट ऑफ है सर के फोन का? हाँ ऑफ है। क्या नेट का क्या काम है मेरे फोन पे जब लैपटॉप से सब चल रहा है? अब दिख रही है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. तो टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप किया करो। जीमीट वालों, आइंदा से ऐसा हो जाता है कि सर भूल जाते हैं, होता है कई बार, क्योंकि दिन में 6-7 क्लास होते हैं, कभी स्क्रीन शेयर करना पड़ता, कभी नहीं करना पड़ता, भूल जाते हैं। तो टेक्स्ट मैसेज करना बेटा, और फोन में उठाता नहीं। 2 बार लगाने के बाद मेरे को लगा कि तो गड़बड़ है दया। चलो, अब दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. हाँ, पूछो पूछो। इस चार्ट का अपने चैप्टर का क्या लेना देना, ऐसा पूछ रहे क्या? बताता हूँ। हाँ, ये वाला चार्ट है सबके पास, तो देखो क्या क्या लिखा है। ये वाला इंटरनल है आपका, शॉप के अंदर का जो वातावरण है वो क्या है, शॉप के बाहर क्या है। एक्सटर्नल में 2 प्रकार, एक दूर का, एक दूर का, एक नजदीक का। कौन सा? क्या क्या आते हैं नजदीक में? हाँ समझ गया मैं। competitors, दिखाई गई है, देखो ये चीजें लिखी है। आपके इकोनॉमिक्स के इंडेक्स यही है, इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है ना वो यही है। अपना इकोनॉमिक्स जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न विल बी बोरोड फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम जो चीजें पढ़ेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ेंगे। विल बी फोकसिंग ऑन माइन्यूट माइन्यूट थिंग्स, बहुत बारीक बारीक चीजें पढ़नी है अपने को इकोनॉमिक्स में। क्लियर है क्या? क्या क्या इन सब के लिए पढ़नी। अपने कस्टमर्स कौन है, किसको टारगेट करना है, मार्केटिंग में देखा ना तुमने, किस प्रोडक्ट को स्कोप है, फिर अपनी कैपेसिटी क्या है, स्वॉट एनालिसिस किया किया क्या तुमने कल घर पे होमवर्क करना, स्वॉट एनालिसिस। तो कंपनी अपना स्वॉट एनालिसिस करेगी, देखेगी अपनी स्ट्रेंथ्स क्या है और मार्केट में डिमांड क्या है, अपनी स्ट्रेंथ्स क्या मार्केट में की अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकती है क्या, कर सकती है तो कब करना चाहिए, वो रामाकृष्ण वाले केस में बुलाते थे। देखो अगर तुम पूरी चीजों को कनेक्ट करो, मार्केटिंग वाला पार्ट जो बीसीके में पढ़ा है और जो केस स्टडी यहाँ पे दिया है, इसका लेन देन है। देखो एक बार, और इधर मैंने चैप्टर नंबर लिखवा देगा आपको, हाँ देख लो एक बार। तो कल भी बोला, वापस वही बता रहा हूँ, बीसीके में 4th यानी 5th एमए वाला अप्रोच है और इकोनॉमिक्स में 5th वाला एमए अप्रोच है। क्लियर है? गवर्नमेंट पॉलिसीज, फिर आरबीआई वगैरह, चैप्टर 5 वाला रेगुलेटरी बॉडीज है ना, जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो लोग हैं, 5 लोग हैं यहाँ पे, जो भी नाम लिखा है आपने रहने दो। चैप्टर 5 बीसी के क्या, कौन सा है? अच्छा, कोरोना,
कोरोना की वजह से, फिर वेदर, अब एक ही बात समझना, एक बात बताना मेरे को, इसमें से कौन सी चीज को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और किस चीज की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। माइक्रो के साथ इंटरैक्शन होगा तभी हम उसको डोमिनेट करेंगे, कभी वो हमको डोमिनेट करेगा, बराबर। तो ये कैसे करेगा, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। और मैक्रो वाले सिर्फ डोमिनेट करेंगे और हमको एडजस्ट करके लेना पड़ेगा, कि हमको चेंज होना पड़ेगा, जैसे वो बोल रहे हैं वैसा चेंज होना पड़ेगा। क्लियर है क्या? डन। चलो आगे क्या है इसमें, इस वाले पार्ट में, चैप्टर 1 में। तो जो चार्ट्स बना के रखे हैं वो चार्ट्स भी है और तुम्हारा गूगल मैप भी है। सिलेबस क्या? फिर इधर कुछ है क्या पढ़ने जैसा, बताने जैसा? अच्छा, लिमिटेशंस किसी एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड को एप्लीकेबल है, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है, किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी को एप्लीकेबल है, कि सबको एप्लीकेबल है? सबको एप्लीकेबल है, क्योंकि रिलेटिव कंसेप्ट है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक मतलब रिसोर्सेस आर लिमिटेड फॉर, फॉर मतलब हाउस होल्ड्स, कंपनीज, नेशंस, ऐसा दिया जाएगा तो सबको लिखना कि सबको एप्लीकेबल है, सबके लिए रिसोर्सेस लिमिटेड है। इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। क्लियर? ओवरऑल देखें तो बहुत सारा है, भगवान का दिया सब कुछ है, फिर कैसे रिसोर्सेस लिमिटेड है? लेकिन सर रिलेटिव कंसेप्ट है, सिचुएशन के हिसाब से वो लिमिटेड हो जाता है ना। सर पढ़ाई करने का तो बहुत मन करता है, क्लास में 6 घंटे चले जाते हैं, फिर हम घर पे पहुंचते हैं, खाना वाना खाते हैं, थोड़ी नींद मारते हैं, फिर थोड़ा सीरियल वीरियल देखते हैं, खेलने जाते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर चैटिंग का टाइम हो जाता है सर, फिर हमको नींद आ जाती है, गुड नाइट हो जाता, बाय बाय हो जाता, फिर सर कब पढ़ाई करें? भगवान का दिया सब कुछ है बट पढ़ाई कब करें? तो लिमिटेड है। क्लियर है क्या? तो ऐसी सिचुएशन हर जगह पे आती है। आगे और क्या है? अच्छा, इंग्लिश में किसी का हाथ कच्चा है, ऐसा कोई है क्या कि इंग्लिश पढ़ने के बाद नहीं समझ में आती? ऐसा कोई है क्या? नहीं है ना? टू बी वेरी फ्रैंक, इंग्लिश उतना डिफिकल्ट नहीं है जिसको भी लगता है कि डिफिकल्ट है, या दोज हु बिलोंग टू मराठी मीडियम स्कूल, उनको ऐसा फोबिया होता है कि अवघड जाए। प्रैक्टिस करो, अवघड कुछ नहीं रहता, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है, ये इसलिए पूछा क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन नहीं जाने वाला, इसलिए बता रहा हूं। हाँ आगे, उसमें क्या है और क्या क्या बोला है? ये एक क्वेश्चन अंडरलाइन करके था। देखो, मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला, मैं बोला बिल्ली उड़ गया ही क्या? ऐसा गिराया मत करना। मेरे को सही में लगा कुछ तो उड़ के, ऐसा मतलब खिड़की में से कुछ तो आया है। चलो, खिड़की है उसमें क्या बेशक है। बेटा एक काम कर, उधर से खींच ले, इधर से। गुस्सा आया? सच्ची बता रहा, गुस्सा आया ना उसका तेरे को? गुस्सा आया क्या? मारने का मन किया? कितनी बार बोला रहा उसने तेरे को खिड़की बंद कर? बहुत बार बोला ना? नहीं सुना ना? सभी ऐसे ही। ये मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, तो ऐसा मत करो यार। होमवर्क करके आया, पढ़ाई किया, टीचर इधर से 4 बार बोल रहा है, अब उसको तकलीफ हुई ना बेटा? गुस्सा नहीं आया होगा लेकिन लगा तो होगा ना यार, सुनती क्यों नहीं यार, ठंडी बज रही यार। हमको भी लगता है यार, सुनते क्यों नहीं तुम लोग? सुनो, फायदा तुम्हारा है। आ रहे हो बेटा?
देख तो कुछ भी बोल, आइंदा से बाहर जाए। आई डोंट केयर तू उसको समझा रही है या तू उससे बात कर रही है या स्माइल दे रही है, आई डोंट केयर। तुम इशारों इशारों में भी बात करो, आउट। और ना सीरियस नोट, तकलीफ होती है जब आदमी 4 बार तुमको बोल रहा है भाई। देखो अभी अभी बात हुआ कि एजुकेशन से तुम्हारे थॉट प्रोसेस चेंज होंगे और एजुकेशन से तुम्हारी लाइफ चेंज होगी, इसमें 100% सच्चाई है। लाइफ नहीं चेंज करने की, दैट इज डिफरेंट मैटर, चॉइस इज योर्स। चेंज करनी है तो 100% तुमको एफर्ट्स पुट अप करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आके हम अगर तुमको बोल रहे हैं ऐसा करो, ये करो, वो करो, तो कुछ सेंस होगा तभी बोलते हैं। हमको कुछ मतलब हमारा उसमें मतलब नहीं है तुम सीए बन जाएंगे तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी। एक होता है बस तुम सीए बन जाओगे, हमारे वजह से कोई एक बच्चा सेटल हुआ है, अच्छा नाम कमाया है, उसमें हमारा भी नाम आ जाता है कि अच्छा यहाँ से आया। व्हाट मेक्स अ सेंस इज दैट तुम्हारे कमाई से हमको कुछ लेन देन नहीं। फ्यूचर इज योर्स, तुम बनाओ कैसे बनाना है। बट यहाँ पे जब आदमी बोलता है, मतलब आई सॉ हिम फर्स्ट टाइम, इतना आवाज उन्होंने किया, मेरे को खुद को बुरा लगा। परसों की बात, बुरा लगा, सही में बुरा, जेन्युइनली। क्योंकि उस पर्सन को मैं पिछले 12 साल से जानता हूँ। जिस बेंच पे तुम बैठे, मैं बैठा हूँ उनके पास में, बट आई नेवर सॉ हिम लाइक दैट। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, जब वो इतना चिल्ला रहे हैं इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी। डोंट गिव अस एन अपॉर्चुनिटी ये सब चीजें करने के लिए, कोई फायदा नहीं, नुकसान तुम लोगों का है। और यू पीपल आर स्मार्ट, नो डाउट अबाउट दैट, बट तुम्हारे स्मार्टफोन ने ना तुमको स्मार्ट नहीं रखा है। एंड ये तुम्हारा एजम्पशन होगा कि तुम स्मार्ट है, बाकी आप समझदार हो। चलो आगे, जहां जहां एमसीक्यूज है वो अंडरलाइन कर देंगे। कुछ एमसीक्यूज मॉडल के करेंगे, कुछ एमसीक्यूज जेपीए के क्वेश्चन सेट के रहेंगे। एक एक सेट शेयर किया था शायद अब चैप्टर 6, वैसा ही हर एक चैप्टर का होगा जब तक प्रिंटिंग होके आपको देने का डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। आगे तो यहाँ पे क्या क्या बोला है, डे टू डे इवेंट्स, we come across several economic issues such as change in the price of individual commodities as well as general price level. उसके बाद economic prosperity and higher standards of living of some countries despite of general poverty and poor standard of living, ठीक है। ये सब चीजों को डील करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स लगने वाला है, ठीक है। आगे उसके बाद some firms are making extraordinary profits while others are closed down etc। मतलब कोरोना के समय में तुम लोगों ने देखा होगा कुछ कंपनियां एकदम अलग लेवल पे चली गई है। जोमेटो वाज द ओनली कंपनी जिसका बिजनेस चल रहा था। उसके बाद में फार्मास्यूटिकल्स एंड हॉस्पिटल्स, इसके अलावा बाकी लोगों के बिजनेस लाइन उतने नहीं चल रहे। फिर लोगों ने स्विच कर दिया, बिजनेस स्विच किया है बहुत सारे लोगों ने। मतलब पहला स्टेशनरी का शॉप था तो अब उन्होंने फूड लाइन में एंटर किया, देखा होगा तुम लोगों ने अपने आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है, ठीक है। उसके बाद में these are matters fundamentally connected with economic analysis. The study of economics will enable us develop an analytical approach that helps us understanding and analyzing a wide range of economic issues. जब हम ये थ्योरीज पढ़ लेंगे तब अपने को ये समझ में आएगा कि किस चीज को कैसे एड्रेस करना है, क्या सोच वहां पे रखनी चाहिए, कैसे ढूंढना चाहिए फॉल्ट कहाँ पे है और क्या करेक्शन करना चाहिए, पंक्चर किधर है तो फिक्स कैसे करेंगे। आगे it would also provide us with a number of models and frameworks। जो लोग होके गए हैं उन लोगों ने आपको कई सारे प्रिंसिपल्स दिए कि भैया इस पर्टिकुलर जगह पे ऐसा करो। जैसा मेरे घर वाले बोलते थे थोड़ा शांत रहा कर, तो इसलिए मैं पानी की बोतल हाथ में लिया, और वो गिफ्ट आए वाली इसलिए फोड़ नहीं सकता। आगे क्लाइंट ने दिया किसी और ने। द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक असिस्ट इन चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन मतलब जहां कहीं पे भी आप पैसा खर्चा कर रहे हो, जितना पैसा खर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है तो दोनों में से ऐसा ऑप्शन चूज करो जहां से बेनिफिट सबसे ज्यादा मिले। क्लियर है क्या? हाँ या ना?
इसका एग्जांपल हुआ है कितना, कहाँ पे? 1000 रुपए दिए थे। ओके वेरी गुड। और एक जगह हुआ है 5 लाख रुपीज, इफ यू रिमेम्बर 5 लाख रुपए थे, गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते थे, कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा था? 6%। लेकिन बिजनेस में लगाया, अब दोनों में से कोई भी एक ही चीज कर सकते हैं, बिजनेस में लगाया तो 6% से अगर ज्यादा का रिटर्न मिला है तो मैंने बोला था सेंसिबल डिसीजन किया, नहीं तो नॉनसेंस बोला था ना तुमने। क्या फायदा, 6% से कम आया तो 6% से बिना टेंशन का 6% मिल रहा था, अगर 6% से कम प्रॉफिट हुआ तो कोई फायदा हुआ क्या उनका? नहीं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे बात करें कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा लेना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद में इट इज नेसेसरी टू रिमेम्बर कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर कॉम्प्लेक्स, होते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड होती है सारी चीज, फिर भी सुलझाते ना, नहीं सुलझाते। अच्छा चलो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर कॉम्प्लिकेटेड। तो हेडफोन भी, वायर्ड हेडफोन कितने लोग यूज करते हैं? वायर्ड उलझ जाते ना, तो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड है वो भी प्रोसेस, मतलब हर बार करना। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर आल्सो कॉम्प्लिकेटेड, उसको निकालने के लिए या सुलझाने के लिए तुमको नॉलेज होना जरूरी है। आगे, however it is necessary to remember that, हो गया। आगे, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो फैक्टर्स आपको इम्पैक्ट करते हैं। आप जो भी एनवायरनमेंट में है, जहां पे भी डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में माइक्रो वाले और मैक्रो वाले। क्लियर? तो मैक्रो वाले के लिए हम पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, एम ए के लिए पूरा बीसी के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स। हाँ ये कर लो, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट ensure that all problems will be appropriately tackled, but without doubt it would enable student to examine a problem in right perspective। नहीं समझा? देखो, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया इसका मतलब ऐसा है कि अपन सर्वसिद्ध बाबा बन गए, हर समस्या का इलाज 100%, ऐसा होगा क्या? नहीं। हाँ लेकिन ये बात पक्की है कि सर प्रॉब्लम किधर है या क्या प्रॉब्लम है, ये हम बताने के लायक हो जाएंगे। सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अलग बात, लेकिन एटलीस्ट सिचुएशन को समझ पाएंगे सर अपन कि सिचुएशन में गड़बड़ कहाँ पे, सॉल्व कैसे करने का, ये डिफरेंट मैटर। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद एटलीस्ट इतनी समझ आ जाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और सॉल्व कैसे किया जा सकता है। सॉल्व होगा नहीं होगा अलग बात, किया कैसे जा सकता है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन समझा? अंडरलाइन कर लीजिए एमसीक्यू है उसको। नाम क्या है बेटा आपका? आगे चले आगे। अब आते हैं अपने सही वाले सब्जेक्ट के पास कि ये कैसा है। दो अप्रोच आपको दिए, माइक्रो और मैक्रो। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप पूरी चीजें माइक्रो की पढ़ोगे, लेकिन जब जब जरूरत होगी तब एम ए वाली चीज का टेस्ट उसमें लगाओ। सभी पुरता मीठ म्हणतो ना अपन भाजी में, टेस्ट के अनुसार, स्वाद अनुसार नमक उसमें डाले, ऐसा बोलते ना। देखते नहीं क्या कुकिंग शो? लड़के लोग देखते होंगे, तैयारी जोरदार चल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स प्योरली एंड प्योरली माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड है, लेकिन जहां जहां जरूरत गिरेगा हम एम ए अप्रोच की कुछ चीजें पुल करके लाएंगे, अप्लाई करेंगे। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सब थ्योरीज बोल रहे हैं जिनका इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। अब लेना देना करना पड़ेगा तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, तो फिर बाकी चीजें भी लानी पड़ेंगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज प्लस एम ए की थ्योरीज यहाँ पे अप्लाई करनी है, वो है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। क्लियर है क्या? केस स्टडी पढ़ा है सबने? चलिए आइए, केस स्टडी के नीचे का पैराग्राफ एक बार पढ़ते जाओ धीरे धीरे वापस से।
पहला पैरा हो जाए तो रुक जाना। खुद की जवाबदारी दुनिया भर को काय को बताते तुम, करो ना अपना अपना काम। जिमिट गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning, Good sir. morning, sir. जिमिट Good morning, sir. चलो देखो, सर्वाइवल एंड सक्सेस विल डिपेंड अपॉन साउंड डिसीजंस। उसके वहां पे लिख लो। तुमको ये पता है क्या कौन कौन थे यार वो साइंस में? नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बट द मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू द चेंज विल सर्वाइव। कौन थे वो? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, उन्होंने क्या बोला है? वही टिकेगा जो चेंज होगा। सबसे बलवान। सर्वाइवल। हाँ, सर्वाइवल। वही टिकेगा जो चेंज को अडेप्ट करते रहेगा। वो नहीं टिकेगा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। नोकिया याद है क्या? नोकिया ने, आज नोकिया दिखता है क्या? या तुम भी कभी दिखता है लेकिन मोबाइल लेते क्या तुम नोकिया के? लेना रिस्क, बताना मेरे को लेके। नहीं लेते, नहीं लेते। छोटा डब्बा नहीं बोला, स्मार्टफोन। कौन? क्यों? छोटे वाले फोन की बात नहीं कर रहा बेटा, स्मार्टफोन की बात। आज की डेट में तुम्हारा, अरे, रैशनल डिसीजन मेकिंग आज फोन लेना है इसका मतलब स्मार्ट बोलने की जरूरत है क्या अंदर ब्रैकेट में कि स्मार्टफोन लेना है? अगर तुम्हारी जनरेशन का बच्चा फोन लेने जा रहा है, इट इज अज्यूम कि ये स्मार्टफोन लेके रहेगा। उस सिचुएशन में मैं ये पूछ रहा हूँ, नोकिया का फोन प्रेफर करेंगे क्या? हाँ, छोटे फोन में, फीचर फोन में नोकिया ही अच्छा है, वो विषय नहीं है, लेकिन स्मार्टफोन की दुनिया में मार्केट में दिखाई देता क्या नोकिया? नहीं। तो नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बट द मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू द चेंज विल सर्वाइव। याद है ना? तो वही चीज यहाँ पे बोलिए, साउंड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। उसके बाद में डिसीजन मेकिंग बोले तो क्या? मैंने डिसाइड कर लिया, मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मींस ऑफ अटेंडिंग अ डिजायर्ड एड। जो गोल है अपना, डिजायर्ड एड, मेरे को सीए बनना है, तो मैंने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। ना कोई मेरा है ना मैं किसी का हूँ। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव है। क्यों? तो सीए बनना है। तो डिसीजन मेकिंग क्या है, पढ़ लो एक बार। डन। और यही अपन ने वो राजू भैया के केस में किया है, गोल्ड बॉन्ड वर्सेस बिजनेस, कि इसमें अल्टरनेटिव चेक करने का कौन सा बेस्ट रहेगा। फिर हमने डिसाइड किया कि हमको बिजनेस करना है। क्लियर? आगे। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ फिजिबल अल्टरनेटिव्स। फिजिबल मतलब, बोला था मैंने, परवडणारे. परवडणारेपण आणि आपल्या आवाकाती अफात नहीं। फिजिबल मतलब अपने लिमिटेशंस में कि या अपन जहां तक पहुंच सकते हैं उसके अंदर वो आ जाता है। क्लियर है क्या? मतलब तुमको अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चालू करना है जिसकी पहली मशीनरी आती है 10 लाख रुपए की, और राजू भैया के पास है 5 लाख रुपए। क्या वो अल्टरनेटिव उनके लिए सुटेबल है? क्लियर? लिख लीजिए। फिजिबल, मैं बोलूँ उस, बेटा आज 10 घंटे घर पे जाके पढ़ना है यहाँ से जाने के बाद। सर दिस इज नॉट फिजिबल, थक जाते हैं हम लोग, तो सर इसमें नहीं आएगा। ठीक है? फिजिबल नहीं है। उसके बाद में रैशनल जजमेंट, मतलब रैशनल जजमेंट मतलब नॉर्मल इंसान,
रैशनल बोले तो कौन? नॉर्मल बिहेवियर रखने वाला। क्लियर है? जोक नहीं हुआ फिर भी हंसते रहते, वो रैशनल है क्या? उसको अपन क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल। इरेशनल बिहेवियर जो होता है वो अलग, मतलब वो सिचुएशन से अलग होता है। गो विद द फ्लो जो लोग होते हैं वो रैशनल है, जैसा चल रहा है वैसे चलते हैं, वो रैशनल लोग हैं। या न्यूट्रलिटी ऑफ डिसीजन जब होता है तो वो रैशनल डिसीजन मेकिंग है। मतलब प्राइस कम हुआ तो लोग खरीदारी बढ़ाएंगे, ये रैशनल डिसीजन है। प्राइस बढ़ा तो लोग बोलेंगे नहीं भैया खरीदने का नहीं, ये भी रैशनल डिसीजन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोने के प्राइसेस बढ़ते हैं फिर भी खरीद के लाते हैं और गली भर दिखाते हैं 55 का हुआ फिर भी लाया है, ये इरेशनल डिसीजन। क्लियर है? आगे यहाँ पे लिख लेना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है। दिस इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल अबाउट, और यही तुमको लाइफ टाइम लगने वाला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई भी डिसीजन में तुमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करना ही करना है। कोई भी डिसीजन रहो, चाहे पर्सनल लाइफ का रहो, फाइनेंशियल लाइफ का रहो, करियर का रहो, कहीं का भी रहो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही कंसिडर करना है हमेशा। और देखना तुम्हारे पास दो अपॉर्चुनिटीज होंगे, उसी में तुम्हारा कंफ्यूजन रहेगा और किसी एक को हाँ बोलेंगे किसी एक को ना बोलेंगे, कोई भी चीज पे कोई भी चीज। तो जो ज्यादा अच्छा लगा उसी को हाँ बोलेंगे। आगे उसके बाद रिसोर्सेस, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसा कुछ चीज दिखा है क्या नोट्स में? हाँ, तो रिसोर्सेस कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और क्या है? लैंड। तो लैंड में सिर्फ जमीन नहीं आएगा, नेचुरली जितने रिसोर्सेस अवेलेबल है वो सब चीजें आएगी। ये खुला आसमां और क्या है आगे? हवा, पानी, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, फायर भी आ जाएगा, पुष्पा छोड़। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट आर लिमिटेड एंड कैन बी एम्प्लॉयड इन अल्टरनेटिव वेज। जो आपके पास है, मतलब दिमाग पढ़ाई के लिए यूज करते कैसे? खुदा पता भी करते हो मार्केट में, करते हो ना, लगाते हो ना वहां पे। उसके बाद और कहीं पे लगाते, किसी को आइडियाज देते नए नए कि भैया ऐसा किया तो ऐसा होगा, वैसा किया तो वैसा होगा। मतलब तुम्हारे दिमाग का यूज तुम एक जगह करते हो या अलग अलग जगह करते हो? अभी भी जब क्लास में बैठे हो तो तुम्हारा दिमाग यहाँ पे नहीं होगा। कुछ बच्चे हैं डाइवर्ट हुए वाले रहेंगे, मतलब बच्चे, सिर्फ बच्चे नहीं, लड़कियां और लड़के दोनों, मतलब बच्चे पूरे। आगे तो कौन सा चूज करेंगे? अल्टरनेटिव ऑप्शंस अगर अवेलेबल है तो कौन सा चूज करेगा रे भाई? जो मोस्ट एफिशिएंट है। एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर प्रॉफिट कमाने की बात है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जिधर से मिल रहा है वो। कॉस्ट की अगर बात हो रही है तो सबसे कम कॉस्ट जहां लग रहा है वो लिख के रखो यहाँ पे लिख के। डॉक्टर की याद दिला क्या लिखना है? बेस्ट अल्टरनेटिव बोले तो वहां पे अगर प्रॉफिट की बात की तो जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट है वो अपने लिए बेस्ट अल्टरनेटिव है। और खर्चा करने की बात आ रही है तो जहां पे सबसे कम कॉस्ट लग रही है वो बेस्ट अल्टरनेटिव है। थर्ड समझा क्या? देखो दो तरीके से इवैल्यूएट करेंगे तुम चीजें, या तो प्रॉफिट कितना हो रहा है या तो खर्चा कितना हो रहा है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो जितना ज्यादा प्रॉफिट वो वाला अल्टरनेटिव। अच्छा, राजू भाई का बिजनेस अगर देखा तुमने कि 6% दर से गोल्ड बॉन्ड से मिल रहा था लेकिन उससे ज्यादा बिजनेस से मिल रहा है, तो जहां पे प्रॉफिट ज्यादा आया वो वाला अल्टरनेटिव चूज किया ना तुम लोगों ने। ध्यान में आ रहा है क्या सबके? लास्ट बेंच, क्या बोला मैंने बेटा बताओ? हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? आप ही मेरा आवाज आ रहा है मतलब? तो तुम्हारा सिर्फ थोड़ा सा आवाज आ रहा है, बोलो।
और ऊपर की लाइन को आप बोल सकते हो मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये चीज हर इंडिविजुअल अप्लाई करेगा अपने लाइफ में, करता ही है, नोइंगली अननोइंगली। ये थ्योरी पढ़े ना पढ़े, लेकिन ये चीज वो करता है। डन। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे? 3.2 4.3। वहां पे फिर से इसको टच करेंगे, यही चीज फिर से सीखेंगे और इसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग रहेगा। क्लियर है क्या? तो एक बात तो तुम समझ लो, एक बात समझ लो तुम। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाया आपको। विजन कौन सेट करेगा? टॉप लेवल। कैसे करेगा? सोच समझ के, पूरा थॉट प्रोसेस देके। जैसा अभी वो प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना था तो उन्होंने सोच समझ के किया। उनको बिजनेस इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना जरूरी था। तो जब तुम लोग इस चीज का नॉलेज ले रहे हो, एक बात सुन लो, जब तुम बिजनेस इकोनॉमिक्स का नॉलेज ले रहे हो, बाय दैट मींस वी वांट टू सी यू गाइस इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट। व्हाट वी वांट इज कि तुम लोग जब सीए बन जाओ तो डिसीजन किस टाइप के करो? जो टॉप लेवल का है, वहां पे जाके तुम डिसीजन लो। रूटीन वाले डिसीजन में मजा नहीं। या हम तुम्हारा टैलेंट कहाँ यूज करना चाहते हैं? टॉप लेवल। समझे? तो पूरा थ्योरी, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद तुमको कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? टॉप लेवल। क्लियर है के बाद? समझा क्या? तो थॉट प्रोसेस या डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस डेवलप होना चाहिए तुम्हारे में, इन सबको पढ़ने के बाद। आगे देखो क्या क्या डिसीजन लोगे तुम। क्या बोला? देखो, द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट जनरली नीड्स टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। मतलब कौन? टॉप लेवल वाले। क्या स्ट्रेटेजिक बोल तो टॉप। फिर मैनेजमेंट लेवल लिखा है तुमने, मिडिल लेवल। और ऑपरेशनल मतलब टैक्टिकल, लोअर लेवल। लिखा है ये सब। तो एक दूसरे के चेहरे क्यों देख रहे हो? लिखा है। आगे इन तीन टाइप के डिसीजन करने हैं, लेकिन आपसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कौन से वाले? स्ट्रैटेजी। आगे, शुड द फर्म बी इन द बिजनेस? पहला क्वेश्चन ये है, राजू भैया ने पूछा आपसे कि भैया साइकिल शॉप चालू करो कि मैंगो की शॉप चालू करो? तो आपने सजेशन दिया भैया साइकिल शॉप चालू करो, क्योंकि लोग आजकल डाइट पे है, वजन कम करना चाहते वगैरह। आगे, गो ग्रीन का भी है। शुड आर फर्म, मतलब आप जब ये क्वेश्चन पूछते हो कि यार कौन सा बिजनेस चालू करना चाहिए इनफैक्ट, तो वो आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि तुम्हारा पैसा एक बार गया तो वापस आने वाला है क्या? वो डिसीजन रिवर्ट करता आएगा क्या? एक बार जो कमिटमेंट कर दी, खत्म, पैसा गया। वही कैरी करना पड़ेगा डिसीजन। करने के पहले सोच लो, समझ लो, फिर डिसीजन लो। तो ये चीज ये हफ्ते में भी आती है। प्लान नहीं है ना कुछ? अच्छी बात। आगे, उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए? जो मार्केट रिसर्च, यहाँ पे लिख के रखो, मार्केट रिसर्च करके लाएंगे आपको सेकंड वाले पॉइंट में। इनफैक्ट ये सारे पॉइंट मार्केट रिसर्च के लिए। देखो किस जगह पे अपना शॉप चलेगा, नहीं चलेगा, मार्केट में क्या डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाना चाहिए। तो जो मार्केट रिसर्च पे तुमने पढ़ा है ना वो पॉइंट, वही सब चीजें है क्या ये?
कनेक्ट हो रहा है क्या? उधर से इधर, इधर से उधर ऐसा कनेक्ट हो रहा है? तकलीफ हो रही? थोड़ी बहुत तकलीफ तो सब देगी, मतलब ट्यून अप करने में। ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या? इधर से उधर ये कनेक्टेड पॉइंट से, ये मार्केट रिसर्च के पॉइंट है। देख लो एक बार, मार्केट रिसर्च में क्या करोगे तो यही सब चीजें करोगे। मार्केट रिसर्च मतलब अलग कुछ नहीं, जाके देखने का अपने बिजनेस के लिए सुटेबल प्लेस कौन सा है। नीचे अगर मैं बोलूँ दारू की दुकान चालू करनी है, सुटेबल प्लेस है। ऑन द अदर हैंड मैं बोलूँ नाश्ते की दुकान चालू करनी, क्वाइट सुटेबल। सेंस बनता है ना, क्योंकि बच्चे आते हैं 100 200 300 बच्चे अपने यहाँ पे रोज आते हैं। बच्चों को भूख लगती है बहुत, पढ़ाई करते हैं तो खाने को आएंगे, चाय पीने को आएंगे ब्रेक में, तो दुकान चलेगा। तो इट विल बी अ गुड प्लेस फॉर फूड वाला दुकान। बाकी लोगों के लिए उतना सही है क्या हो जाएगा? तो ये चीज है। आगे उसके बाद में आप जो सोच रहे हो, क्या सही में रियलिटी में वो चीज आ सकती है? जो प्रोडक्ट आपको बनाना है उसके लिए क्या रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है? पैसा अवेलेबल है? क्या कैपिटल अवेलेबल है? प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल है? क्लियर? आगे, क्या गवर्नमेंट ने उस पर कोई बैन लाया है? गवर्नमेंट ने अगर बैन लाया तो वो बना सकते क्या अपन? नहीं। ठीक है, तो फिजिबिलिटी, इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। इसको क्या बोलते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी में आता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिकल बोले तो बनाने को पुरता क्या? टेक्निकल बोले तो बनाने के लिए टेक्निक्स अवेलेबल है क्या? और लीगल बोले तो सही में वो प्रोडक्ट अलाउ किया है कि नहीं किया? क्लियर? आगे लिख के रखो वहां पर, मार्केटिंग का पार्ट है ये, बाद में और भूल जाएंगे। आगे जो चीज हमको बनानी है उसके लिए इनपुट्स लगते हैं, वो कहाँ से खरीदे जाए ये क्वेश्चन रहेगा। कौन से होलसेलर से खरीदना है वो क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट, यहाँ पे लिख के रखो मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे लिख के रखो मिनिमम कॉस्ट। ये अभी ऊपर देखा ना कॉस्ट प्रोस्पेक्टिव, सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे लगेगा, वो वाला पॉइंट है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 3.2 में। ये चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए तुमको एक एक चैप्टर पढ़ना है इनफैक्ट। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड द फर्म सेल, प्राइसिंग डिसीजन। चैप्टर 4 में लिखा देखो तुमने, प्राइस डिटर्मिनेशन। आगे हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, ये मैं तुमको दोपहर में पढ़ाऊंगा। मार्केटिंग कैसा करने का है, ये सब चीजें सीख रहे ना अपन। तो हाउ द प्रोडक्ट शैल बी लॉन्च्ड या प्लेस्ड इन द मार्केट, किस तरीके से उसको पोर्ट्रे करना चाहिए, दिखाना चाहिए लोगों को, पुश करना चाहिए उसको। विच कस्टमर सेगमेंट शुड यू फोकस, कस्टमर सेगमेंट कल बात हो ना अपना, मार्केट सेगमेंटेशन, कि कस्टमर के एज के हिसाब से अपन एडवर्टाइजिंग सर्व करेंगे, वो वाला पार्ट। टारगेट मार्केटिंग। नहीं, टारगेट मार्केटिंग तो अलग, इसके अगला पार्ट टारगेट मार्केटिंग आएगा। उसके बाद हाउ टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको जो एक्सपीरियंस मिला है, उसको एक्सपीरियंस कैसा मिलना चाहिए मालूम क्या? उसने जितने पैसे दिए हैं अपने प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, उसको ऐसा लगना चाहिए एक एक रुपया वसूल। क्या लगना चाहिए? एक एक रुपया वसूल हुआ है भाई, मस्त प्रोडक्ट दिया। मतलब जितने पैसे दिए उसका गम पछतावा नहीं है, मजा आ गया। बराबर है ना? बहुत बार ऐसी बातें होती है लोगों में, एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी। पैसा लगाने के बाद उसको बेनिफिट कितना मिला, उसका अगर दिल खुश है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, तो कस्टमर लॉयल्टी मिलेगा और माउथ पब्लिसिटी होगा, भाई मैंने ये चीज ली थी तू भी। क्लियर है क्या? आगे विकेट डाउन है क्या? भूख लग गई?
कृष्णा आगे लास्ट पॉइंट हाउ मच शुड द मार्केटिंग बजट 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 हाँ बजट क्या कर दिया ओके बजट का जनरल कंसेप्ट बताया तो इस वर्ड का मीनिंग बताओ मार्केटिंग के साथ उसको जोड़ दिया हमने मार्केटिंग बजट के साथ हमने जोड़ दिया बजट को बताओ Detailed plan for expenditure on marketing. रुक रहे भैया थोड़ा दम मारा कर क्लास में भी मैंने बोला है जब तक बात नहीं करने का शांत रहते बच्चे तेरे को आवाज आई क्या किसी बच्चे की नहीं ना No, sir. Sorry, sir. कृपया ध्यान दें बोलने का चांस ना दे हाँ बोलो सच्ची एनीवन किसकी सेलिंग किसकी कॉस्ट प्रोडक्ट की अच्छा ओके हमेशा वो आप ही जो पीछे हाँ मतलब तुम्हारा इन दोनों के साथ थॉट मैच कर रहा है ऐसा है क्या मतलब अच्छा पब्लिसिटी भी आएगा कैसे नहीं वो राखी सावंत पर वो आएगी क्या इसमें क्यों नहीं आएगी नॉट पेड फॉर है वो याद है क्या उसके लिए पैसा खर्चा किया क्या नहीं लेकिन एडवर्टीजिंग पड़ा था उसमें क्या लिखा है जिसके लिए आप पैसा खर्चा करते हैं मन में आया उतना पैसा उड़ाते क्या एडवर्टीजिंग पे बजट लगाते हो ना वो है मार्केटिंग बजट अरे आजू बाजू जो वर्ड आते हैं उनका मीनिंग तो समझो क्या मीनिंग है मार्केटिंग बजट मार्केटिंग करने के लिए कितना पैसा स्पेंड करेंगे सिंपल मीनिंग क्लियर है बच जाइए लिख लो वहां पे मार्केटिंग बजट बोलो और इस चीज की भी आदत लगा लो रैंडमली किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मतलब जितना सिलेबस पढ़ा के हुआ है वहां से कहीं से भी क्वेश्चन पूछूंगा सरप्राइज मत लेना पागल है मैं, ठीक है मतलब डोंट यू गेट सरप्राइज कि सर अभी तो चैप्टर 2 चल रहा है फिर वो वाले चैप्टर का क्यों पूछ रहा है ऐसा कुछ नहीं है एग्जाम में थोड़ी बोल सकता है तो ऐसा क्यों सीक्वेंस में पूछो सर क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता लास्ट वन मार्केटिंग सिर्फ समझने के लिए एडवर्टाइजिंग लिखा पूरा की पूरा मार्केटिंग मतलब फ्री सैंपल्स देने हैं तो कितने दे सकते हैं उसके लिए कॉस्ट लगेगा ना तुमको तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड जो मार्केटिंग में बोली है वेज ऑफ प्रमोशन जितने हैं मार्केटिंग में उस पर खर्चा कितना करना है क्लियर आगे हाउ टू कॉम्बैट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रिस्क हो गया है कि अपना रिस्क हो गया है अनसर्टेनिटीज देखो रिस्क वो है जिसके लिए तुम प्रिपेयर्ड हो मतलब तुम जा रहे हो किसी को मनाने के लिए और कोई और तुमको मना के ले जाता अरे ये थोड़ी ना सोचा था कि मैं भी किसी और को पसंद आता हूँ वो अनसर्टेनिटी है ना समझे रिस्क क्या है ये वाला चीज जो तुमने कैलकुलेट करके रखा है दिमाग में कि बिजनेस में पैसे लगा रहे तो शायद लॉस हो सकता है ये रिस्क है लेकिन किसी ने ये सोचा था कोरोना आएगा हमको पता भी नहीं चला 4 महीने की ये कोरोना है दैट वाज अनसर्टेनिटी मतलब मालूम नहीं था और आ गया
जिसके लिए तुमने कोई प्लानिंग नहीं की थी, कोई प्रिपरेशन नहीं था तुम्हारा, कुछ भी नहीं था और पता भी नहीं था और ऐसा सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। रिस्क वो है कि सोच समझ के करते अपन कि हाँ हो सकता है, चल मानते हैं। और अनसर्टेनिटी वो है जिसके बारे में अपने को ही पता नहीं था, वो आ गया सडनली। सुनामी भी जब आया था तो किसी को पता ही नहीं था कि वो सुनामी आ गई, और इतनी भयंकर थी कि उसको सुनामी बोलना पड़ा। अनसर्टेनिटीज लिख लो यहाँ पे। एस साइलेंट है क्या? सुनामी चलो, लिख लो ना तुम, आता भावनाएं, मतलब भावनाओं का मतलब है सुनामी है क्या? टी एस यू, टी के बाद ऐसे क्या? सुनामी कर दिया, उसको साइलेंट कर दिया। सुनामी। तो यहाँ पे एक सेंटेंस सर लिखना। हाँ बोलो भाई। सर फिर जिन एरियाज में ये रेगुलर है सुनामी या फिर अर्थक्वेक्स वहाँ पे वो रिस्क है बेटा, उनके लिए रिस्क है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट आ जाएगा फिर से। जिसको आदत है पंगे करने की उसके लिए कोई रिस्क नहीं होता, ठीक है। तो ये यस सर। सब्जेक्टिव आ जाएगा, जियोग्राफिकल एरिया वाइज सब्जेक्टिव आ जाएगा। वहां का उनका पहले का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, हर साल भूकंप आता ही है, रिस्क है। और औरंगाबाद में गलती से ठंडी इस साल ज्यादा थी, अनसर्टेनिटी थी, ऐसा कभी एक्सपीरियंस पहले नहीं किया अपन। ना कोरोना, ना ठंडी, ना बारिश, अति हो गया सब, अनसर्टेनिटीज। क्लियर क्या? तो माइंड जिसके लिए प्रिपेयर्ड है और जिसके होने से ना होने से हमको मालूम है हो सकता है रिस्क, लेकिन माइंड में कभी आया ही नहीं थॉट और वो चीज हो गई जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, अनसर्टेनिटीज। क्लियर है थॉट? इसके बारे में एक पैराग्राफ है, बाद में कभी पढ़ लेंगे आगे चल के, है अपने को पैराग्राफ, देख लो वो पैराग्राफ खत्म। ठीक है, ऑलराइट। टिफिन लाए हो, भूख लगी है, जाइए फिर खा लीजिए, मिलते हैं 12:30 बजे। थैंक यू, बाय बाय।